हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। सो आज के इस वीडियो में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो जनरली आपको पूछे ही जाते हैं। सो मैं ये बता रही हूँ आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है आज का हमारा, जिसमें आपको जो मैंने यहाँ पर एमसीक्यू सॉल्व करवाया है, जनरली आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में 100% ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन जनरली आपको एग्जामिनेशन में पूछा ही जाएगा। अच्छे तरीके से आपको ये वीडियो देखना है, सारे एमसीक्यूज को सॉल्व कर लेना है। अगर आपके जो भी डाउट्स है, आपके जो भी क्वेश्चंस है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जैसे कि आपको पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो जा चुकी है, जो कि थी 10 जुलाई 2022। तो जल्द से जल्द अभी चांसेस है कि आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन की डेट्स आ सकती है। तो इसके लिए आपको प्रिपरेशन जल्द से जल्द स्टार्ट कर देनी है। जैसे कि आपको पता है, डीयू यूनिवर्सिटी के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन में जो आपका पार्ट 1 होता है, जो पेपर 1 होता है, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, जो कि हर एक कैंडिडेट्स के लिए कॉमन होता है। तो मैं आपको बता दूं, रिसर्च मेथोडोलॉजी पर हमने आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जिसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। आपको पूरा सिलेबस यहाँ पर हम कवर करते हैं वीडियो लेक्चर्स में, जो कि आपके थ्योरी और एमसीक्यूज दोनों वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। थ्योरी से पहले हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करवाते हैं, एंड देन एमसीक्यूज में हम आपको ट्रिक्स बताते हैं कि किस तरीके से आपको ट्रिक्स यूज करना है। उसी तरीके से नोट्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, काफी सिंपलेस्ट लैंग्वेज में नोट्स आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं नोट्स। देन मॉक टेस्ट, टोटल 10 मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस तरीके से आपके 400 क्वेश्चंस हम मॉक टेस्ट में कवर करते हैं। एंड देन फाइनली 1500 प्लस एमसीक्यूज रिवीजन पीडीएफ, जो कि आपका रिवीजन का काम करती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, 100% गारंटी के साथ हम आपको ये कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी, हम आपको पास करवाएंगे, हम आपको टाइम टू टाइम गाइड करते रहते हैं। तो आपको याद रखना है, आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए जल्द से जल्द आपको प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के लिए स्क्रीन पर जो आपको नंबर नजर आ रहा है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है, और आप हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिंक मैंने आपके साथ कॉमेंट सेक्शन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो। तो एक बार ये एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अच्छी तरीके से हमारे कंटेंट जो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में एक बार मैं आपको फटाक से बता दूं कि हमारे इस कोर्स में हम आपको वीडियो लेक्चर्स, मॉक टेस्ट, नोट्स प्रोवाइड करते हैं, और 1500 प्लस एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ। ये सारा जो कंटेंट आप देख रहे हो स्क्रीन पर, ये आपको एक ही जगह मिलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंटरनेट से स्टडी मटेरियल रिफर करते हैं। सो इंटरनेट पे जो लैंग्वेज यूज करी जाती है, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी जाती है, जिससे कि आपको समझ नहीं आता है क्या लिखा हुआ है, किस तरीके से ये जो कंटेंट है आपको किस तरीके से रीड करना है, कितना कंटेंट आपको फॉलो करना है। क्योंकि हम हमारे कोर्स में आपको बताते हैं आपको कितना स्टडी मटेरियल यूज करना है। बहुत ज्यादा भी नहीं आपको पढ़ना है, बहुत कम भी नहीं, आपको जितना सफिशिएंट है आपके स्टडी के लिए उतना आपको पढ़ना है। सो हमारे कोर्स में हम आपको गाइड करते रहते हैं कि किस तरीके से आपको किस टॉपिक पर ज्यादा फोकस रहना है, कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ये सारी चीजें हमारे कोर्स में हम आपको बताते हैं। सो हमारा ये जो कोर्स है, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारे इसी कोर्स से आपको एग्जाम में 30 से 35 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाएंगे। तो जल्द से जल्द आपको कोर्स को परचेस करना है। परचेस करने के लिए स्क्रीन पर ये जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट करना है। याद रखिएगा, नॉर्मल कॉल इस नंबर पर नहीं लगेगा, और आप हमारे इस ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। सो ऐप को एक्सेस करने के लिंक मैंने आपके साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रखी है। सो दैट्स इट, एंड लेट्स बिगिन विद द एमसीक्यूज। टाइप 2 एरर इज ऑल्सो नोन एज, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो टाइप 2 एरर होता क्या है, किस तरीके से टाइप 2 एरर ये टर्म यूज में आया है, इस टर्म का मतलब क्या होता है, आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। सो याद रखिएगा, रिसर्चर जब अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, रिसर्चर पहले अपनी रिसर्च में हाइपोथेसिस को टेस्ट करते, तो रिसर्चर से हाइपोथेसिस को टेस्ट करने में कुछ मिस्टेक्स हो जाती है। सो उसी मिस्टेक्स को हम कहते हैं एरर्स। सो उसी तरीके से एरर्स के भी टाइप होते हैं, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर एंड टाइप 2 एरर। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। सो याद रखिएगा, टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। अब जैसे कि इस टेबल से आपको याद रखना है कि टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर क्या होता है, और टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो टाइप 1 एरर कब होता है, जब आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तो वो हो जाती है आपकी
टाइप 1 एरर। और टाइप 2 एरर कब अकर होता है? जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है, फॉल्स होने के बावजूद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, तब वो हो जाता है आपका टाइप 2 एरर। ओके, क्लियर? देन अब इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि टाइप 2 एरर कब होता है? ठीक है, टाइप 2 एरर कब होता है? जब आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स होती है फिर भी आप उसको एक्सेप्ट करते हो, तब होता है आपका टाइप 2 एरर। तो आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, इनकरेक्ट है, मतलब आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ये नेगेटिव है, और आपने क्या कर लिया यहाँ पर? आपका डिसीजन क्या था? इनकरेक्ट डिसीजन था, आपका डिसीजन रॉन्ग था। मतलब ये ऑलरेडी आपकी नल हाइपोथेसिस फॉल्स थी, लेकिन फिर भी आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, तो आपका जो डिसीजन था यहाँ पर ये फॉल्स था। इसीलिए टाइप 2 एरर को हम कहते हैं फॉल्स नेगेटिव। उसी तरीके से टाइप 1 एरर का भी आप देख लीजिए, एग्जाम में टाइप 1 एरर इज आल्सो नोन एज, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा फॉल्स पॉजिटिव। अब टाइप 1 एरर को हम फॉल्स पॉजिटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, आपकी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, फिर भी आप उसको रिजेक्ट करते हो, तब आपका होता है टाइप 1 एरर। तो यहाँ पर आपकी जो नल हाइपोथेसिस है ट्रू है, मतलब ये पॉजिटिव सेंस कर रहा है, आपकी नल हाइपोथेसिस ट्रू है, लेकिन आपने यहाँ पर कैसा डिसीजन ले लिया? इनकरेक्ट डिसीजन ले लिया, फॉल्स डिसीजन ले लिया, ट्रू होने के बाद भी आपने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो आपका डिसीजन फॉल्स था। तो टाइप 1 एरर को हम कहते हैं, टाइप 1 एरर को हम कहते हैं फॉल्स पॉजिटिव, एंड टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है, टाइप 1 एरर को और हम क्या कहते हैं एंड टाइप 2 एरर को और हम क्या कहते हैं। तो ये एग्जाम में आने के चांसेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो टाइप 2 एरर इज आल्सो नोन एज फॉल्स नेगेटिव। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, population divided into 4 equal groups of a particular variable group is। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को आपने 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, 4 इक्वल ग्रुप्स में आपके अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया। सो उसे हम क्या कहेंगे? क्या उसे हम परसेंटाइल कहेंगे, क्वार्टाइल कहेंगे, या फिर डेसाइल कहेंगे? सो यहाँ पर आपकी मान लीजिए कोई पॉपुलेशन थी, आपने उस पॉपुलेशन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड ये फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो 4 पार्ट में आपने आपकी पॉपुलेशन को अगर डिवाइड कर दिया तो उससे हम कहेंगे क्वार्टाइल। क्वार्टाइल का ही मतलब होता है 4। ओके, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4, कि आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, तो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। परसेंटाइल क्या होता है? अगर आपने आपकी जो पॉपुलेशन है उसको 100 इक्वल ग्रुप्स में अगर आपने डिवाइड कर लिया, तब आप उसे हम कहेंगे परसेंटाइल। परसेंटाइल का मतलब होता है 100। डेसाइल, डेसाइल क्या होता है? अगर आपने आपके जो पॉपुलेशन है उसको 10 इक्वल ग्रुप्स में अगर डिवाइड कर लिया, तो उसे हम कहेंगे डेसाइल। डेसाइल 10 होता है, क्वार्टाइल 4 होता है, और परसेंटाइल 100 होता है। सो आपने यहाँ पर आपके जो पॉपुलेशन है उसको 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, सो उसे हम कहते हैं क्वार्टाइल। सो याद रखना है क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का मतलब होता है 4। सो यहाँ पर 4 इक्वल ग्रुप्स है, तो आपने आपकी पॉपुलेशन को 4 इक्वल ग्रुप्स में डिवाइड कर लिया, तो उसे हम कहेंगे क्वार्टाइल। सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, क्वार्टाइल। नेक्स्ट, द सैम्पलिंग इंटरवल k इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है सैम्पलिंग इंटरवल, जिसको आप k से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको आप किस इक्वेशन से डिटरमाइन करोगे। अब सैम्पलिंग इंटरवल होता क्या है आपको पहले ये पता होना चाहिए। सैम्पलिंग इंटरवल्स मतलब आप सैंपल्स को कितने इंटरवल्स पर कलेक्ट कर रहे हो। तो सैम्पलिंग इंटरवल्स आप जनरली सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में यूज करते हो। अब सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में आप किस तरीके से सैम्पलिंग इंटरवल करते हो? अब मान लो जैसे आपकी जो पॉपुलेशन है वो 100 है, अब आपकी जो पॉपुलेशन है पूरी 100 पॉपुलेशन है, तो आप 100 के 100 पॉपुलेशन पर रिसर्च परफॉर्म नहीं कर सकते, बिकॉज ये बहुत टाइम टेकन प्रोसेस हो जाएगा। तो 100 पॉपुलेशन है और आपको चाहिए जो मेरा सैंपल होगा वो सैंपल में सिर्फ 10 लोगों पर रिसर्च परफॉर्म करूंगा। तो आप क्या करोगे इस केस में? आप कुछ इंटरवल्स पर, आपके पास पॉपुलेशन है और उस पॉपुलेशन में से आप कुछ इंटरवल्स पर सैंपल सेलेक्ट करोगे। तो इस केस में आपका जो सैम्पलिंग इंटरवल है जिसको आप k से रिप्रेजेंट करते हो, तो ये आपका हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाय n। कैपिटल N जिसको आप पॉपुलेशन कहते हो, आपकी पॉपुलेशन मान लो इस केस में 100 है और सैंपल आपको 10 चाहिए, तो यहाँ पर आपकी जो k की वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी k, सैम्पलिंग इंटरवल हो जाएगा आपका k।
सो के की वैल्यू 10 आ रही है, मतलब अगर आपकी जो पॉपुलेशन है वो टोटल 100 है, सो अगर आप पॉपुलेशन में से पहले पर्सन को सिलेक्ट करते हो, सो आप 10 के गैप पर, आप 10 के गैप पर आप क्या करोगे, 10 का गैप लोगे और देन 11th वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। देन 11 वाले पर्सन को सिलेक्ट करने के बाद अगेन आप 10 का गैप लेकर 21st नंबर वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। ऐसे ही आप 10 का गैप लेकर 31st वाले पर्सन को सिलेक्ट कर लोगे। सो के जिसको आप सैम्पलिंग इंटरवल कहते हो, उसको उस फॉर्मूले को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना होता है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन। कैपिटल एन आपके पॉपुलेशन होंगी, कितनी टोटल इंटायर पॉपुलेशन है, डिवाइडेड बाय एन कि आपको पॉपुलेशन में से कितना सैंपल चाहिए, तो वो आपको इस फॉर्मूले में पुट करना है। देन सैम्पलिंग इंटरवल की जो वैल्यू आएगी आपको उस इंटरवल से पॉपुलेशन में से सैंपल्स को सेलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पर सैम्पलिंग इंटरवल को डिटरमाइन करने के लिए आपको इस इक्वेशन का यूज करना है, k इज इक्वल्स टू कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, the ones that have a strong contingent effects on the relationship between the independent and dependent variables। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसा कौन सा वेरिएबल होता है जो स्ट्रांगली इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच के रिलेशन है उसको अफेक्ट करता है। तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 ऑप्शन देखना है। तो पहले आपको ऐसा ऑप्शन एलिमिनेट करना है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर नहीं होगा। जैसे इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का रिलेशन हमें फाइंड आउट करना है, जो ऐसा वेरिएबल जो इन दोनों वेरिएबल को रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। तो जाहिर सी बात है डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल ये तो आंसर होगा नहीं, दैट्स व्हाई पर आपको ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी और डी में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। जैसे एक्सट्रेनियस वेरिएबल, एक्सट्रेनियस वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल को नहीं अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब रही बात आपके ऑप्शन सी की, मॉडरेटिंग वेरिएबल। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। मॉडरेटिंग वेरिएबल ऐसा वेरिएबल होता है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है। अब मॉडरेटिंग वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का जो रिलेशनशिप है उसको कैसे अफेक्ट करता है, इस डायग्राम के थ्रू हम समझते हैं। अब जैसे यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपका कि आपने एक्सरसाइज किया और एक्सरसाइज पर आपने कितने आवर्स स्पेंड किया है, एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपका हार्ट रेट आप मेजर कर रहे हो। अब इस केस में आपको ये देखना है कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल जो है, इन दोनों वेरिएबल्स के जो बीच का रिलेशन है, रिलेशनशिप को कौन सा वेरिएबल अफेक्ट करता है, सो वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। अब इस केस में मॉडरेटिंग वेरिएबल आपका जेंडर हो जाएगा। अब मान लो आपने सिर्फ मेल्स पर स्टडी करा, ये देखने के लिए कि जिन जिन मेल्स ने एक्सरसाइज पर, आप ये देखोगे कि उन्होंने एक्सरसाइज पर कितना आवर्स एक्सपेंड किया, कितने आवर्स उन्होंने एक्सरसाइज किया, 1 आवर 2 आवर 3 आवर्स, और उनका हार्ट रेट आप चेक करोगे। तो इस केस में आपने सिर्फ मेल्स का चेक करा है, तो फीमेल्स का वैसे ही हो सेम केस, ऐसा नहीं कह सकते बिकॉज जेंडर है, जेंडर एज हो सकता है, जेंडर हो सकता है। सो ये चार चीजें मॉडरेटिंग वेरिएबल में आता है जो आपके इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के जो बीच का रिलेशनशिप है उसको अफेक्ट करता है। सो इस केस में और इस स्टडी में आप ये देख रहे हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आपने एक्सरसाइज किया है, आपके एक्सरसाइज आवर्स, और डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि आप हार्ट रेट मेजर कर रहे हो। सो इस केस में आपका जो मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा, इन दोनों वेरिएबल्स के बीच का जो रिलेशन को अफेक्ट करेगा वो होगा आपका जेंडर। सो ऐसा वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच के रिलेशनशिप को अफेक्ट करता है वो होता है आपका मॉडरेटिंग वेरिएबल। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉडरेटिंग वेरिएबल। नेक्स्ट, The longitudinal approach of research deals with। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च जो होती है वो किस चीज से डील करती है। जैसे नेम में ही मीनिंग है लॉन्जिट्यूडनल। लॉन्जिट्यूडनल मतलब ऐसे रिसर्च जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक चलती है, जो लंबे समय तक की जाती है। अब लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च में रिसर्चर क्या करते हैं, जो भी वेरिएबल्स होते हैं उन वेरिएबल्स को एक लंबे समय तक ऑब्जर्व करते हैं, एक लॉन्ग टाइम के लिए उन वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं। रिसर्चर का जो ऑब्जर्वेशन होता है लंबे समय तक उस वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं अपनी स्टडी में। सो लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च वो रिसर्च होती है जो लॉन्ग टर्म तक करी जाती है, लॉन्ग टर्म रिसर्च भी कहते हैं हम लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च को। अब जैसे लॉन्जिट्यूडनल रिसर्च में मान लो आपने स्टडी परफॉर्म किया, आपने ये देखा कि स्मोकिंग करने से स्टमक पर कैसा अफेक्ट हो रहा है, स्टमक कैंसर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ओके,
मान लो ये जो रिसर्चर ने अपना सैंपल लिया, इसमें सारे लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो रिसर्चर इनको पहले ऑब्जर्व करेंगे, देन कुछ समय तक फिर से ऑब्जर्व करेंगे एक पॉइंट पे, इन लोगों को फिर से देखेंगे कि स्मोकिंग कर रहे हैं, तो फिर वापस देखेंगे कि इनमें कैसा अफेक्ट हो रहा है। सो जो लोग लिया है, जो मेंबर्स लिया है, जो सैंपल लिया है रिसर्चर ने, उनको रिसर्चर एक लंबे समय तक ऑब्जर्व कर रहे हैं और ये देखेंगे कि वो जो स्मोकिंग कर रहे हैं उनका स्टमक पर कैसा इफेक्ट हो रहा है, स्टमक कैंसर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। सो यहाँ पर रिसर्चर एक लॉन्ग टर्म के लिए रिसर्च परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए लॉन्जिट्यूडिनल रिसर्च जो होती है वो लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है, ना कि शॉर्ट टर्म रिसर्च। देन हॉरिजॉन्टल रिसर्च क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रिसर्च वो होती है कि एट दैट मोमेंट इन टाइम आपकी या फिर किसी कंपनी की क्या नीड्स है, उस पर स्टडी करने के लिए ये रिसर्च की जाती है। अब मान लीजिए अगर आप 10 इयर्स के हैं, 10 इयर्स में आपकी क्या नीड्स होंगी, ओके। अगर आप 20 इयर्स के हैं, 20 इयर्स में आपकी क्या नीड्स होंगी। एक कंपनी है, उस कंपनी की एक पर्टिकुलर टाइम में, एक पर्टिकुलर मंथ में क्या नीड्स होंगी, ये देखने के लिए हॉरिजॉन्टल रिसर्च का यूज कर जाता है। और रिमेंबर हॉरिजॉन्टल रिसर्च जो है मार्केटिंग में ज्यादा यूज करा जाता है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो लॉन्जिट्यूडिनल अप्रोच ऑफ रिसर्च वो रिसर्च होती है जो लॉन्ग टर्म रिसर्च होती है, जो लंबे समय के लिए की जाती है। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉन्ग टर्म रिसर्चेस। नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स को हम कैसे कम कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। अब रिमेंबर, सैम्पलिंग में दो टाइप के एरर होते हैं, एक होता है सैम्पलिंग एरर और नेक्स्ट होता है नॉन सैम्पलिंग एरर। अब सैम्पलिंग एरर क्या होता है? आपके जो सैंपल्स है, आपने जो भी सैंपल लिया होगा वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। ओके, आपने ऐसे सैंपल चूज कर लिया है जो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। अब मान लो आपको स्मोकर्स पर स्टडी करना है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं उन पर स्टडी करनी है, और आपने ऐसे सैंपल्स ले लिया जो लोग अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका जो रिजल्ट होगा, आपका रिजल्ट तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट आ जाएगा इस केस में। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है? आपने ऐसा सैंपल सेलेक्ट कर लिया जो आपकी पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होगा। और नॉन सैम्पलिंग एरर क्या होता है? जिसमें अगर आप जो सैम्पलिंग मेथड्स यूज करते हो, सैम्पलिंग परफॉर्म करते हो, उस टाइम पर आपसे जो मिस्टेक्स हो जाती है वो होगा आपका नॉन सैम्पलिंग एरर्स में। जैसे आपके जो रिस्पोंडेंट्स है, रिस्पोंडेंट ने कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपको दे दी, आपने जो इंटरव्यूज कंडक्ट किया होगा, इंटरव्यूज के थ्रू जो आप लोगों से रिस्पॉन्स ले रहे हो, आपने कुछ रिकॉर्डिंग में आपने जो आप रिस्पॉन्स उनके रिकॉर्ड कर रहे हो, आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गई होंगी, डेटा कलेक्ट करने के टाइम पे आपसे कुछ मिस्टेक हो जाएगी, तो ये आपके नॉन सैम्पलिंग एरर में आएगा। तो नॉन सैम्पलिंग एरर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं कि जब हम हमारा सैंपल साइज ज्यादा लेंगे तब आप हो सकता है कि नॉन सैम्पलिंग एरर्स कम हो जाए। अब मान लो जैसे 100 पॉपुलेशन है, 100 पॉपुलेशन में से आपने 90 सैंपल्स ले लिया, 100 पॉपुलेशन में टोटल 100 मेंबर्स है और 100 में से आपने 90 मेंबर्स ले लिया और उन पर स्टडी परफॉर्म करा जो कि आपका सैंपल है। इस केस में आपका सैंपल साइज बहुत ज्यादा लार्ज है, मतलब जितना ज्यादा आपका सैंपल साइज लार्ज होगा उतना ज्यादा आपके रिजल्ट जो होंगे वो एक्यूरेट हो जाएंगे। ओके, इस केस में आपकी जो स्टडी होंगी वो 90% रिजल्ट आपके करेक्ट हो जाएंगे, 90 टू 92% आपके रिजल्ट होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे। मतलब जितने ज्यादा आपके सैंपल साइज होगी उतने ज्यादा आपके नॉन सैम्पलिंग एरर्स के चांसेस, एरर्स होने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इंक्रीजिंग द सैंपल साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, suppose a finite population contains 7 items and 3 are selected at random without replacement, then all possible samples will be। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है, आपके पास एक पॉपुलेशन है, उसमें टोटल 7 आइटम्स है, मतलब 7 आप मान लो कि 7 मेंबर्स है, 7 में से आपने 3 मेंबर्स को सिलेक्ट कर लिया जो कि आपका सैंपल बन गया। और आपने यहाँ पर कौन सा मेथड यूज करा? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब आपने एक बार सैंपल सिलेक्ट कर लिया तो उनको पॉपुलेशन में नहीं भेजा है, उस तरीके से आपने सैंपल सिलेक्ट कर लिया। तो इस केस में कितने पॉसिबल चांसेस होंगे आपके सैंपल सिलेक्ट होने के, कितने आपके टोटल सैंपल सिलेक्ट होंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो रिमेंबर, जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो आपको याद रखना है कैपिटल एन आपकी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, स्मॉल एन हम सैंपल के लिए यूज करेंगे। ओके, और जब प्रोबेबिलिटी का कुछ क्वेश्चन आता है तो उस केस में आपको फॉर्मूला याद रखना है, कैपिटल एन मतलब पॉपुलेशन, सी मतलब चूज, आप पॉपुलेशन में से कितने सैंपल को चूज करोगे और ये स्मॉल एन, कुछ इस तरीके से आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आपकी पॉपुलेशन कितनी है? टोटल 7 है आपकी पॉपुलेशन में मेंबर्स, और आपने
चूज, 3 को चूज कर लिया, 3 लोगों को, 3 मेंबर्स को चूज कर लिया, 3 आइटम्स को चूज कर लिया आपने, तो ये हो गया आपका ये फॉर्मूला। देन फॉर्मूला होता है 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 फैक्टोरियल। अब 7 फैक्टोरियल को आप किस तरीके से लिख सकते हो, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 7 माइनस 3 हो जाएगा आपका 4 फैक्टोरियल। ओके, सो यहाँ पर आपका 3 एंड 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। देन 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। सो यहाँ पर 4 एंड 4 आपका कैंसिल हो जाएगा। देन 3 1 जा 3 2 जा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या रह गया, 7 इंटू 5, 7 इंटू 5 हो जाता है आपका 35। देन यहाँ पर आपका कितने सैंपल सिलेक्ट होने के पॉसिबल चांसेस हो गए, 35 आप सैंपल सिलेक्ट कर सकते हो। दैट्स व्हाई यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 35। नेक्स्ट, if we select the sample unit in just a hit and miss fashion, this method of sampling is called। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर हम पॉपुलेशन में से सैंपल्स, हमारे सैंपल्स यूनिट किस तरीके से करेक्ट कर रहे हैं, जस्ट हिट एंड मिस फैशन, हिट एंड मिस वे से हम इस मेथड से हमारे सैंपल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ये हमारी कौन सी सैम्पलिंग की डेफिनेशन होगी। सो हिट एंड मिस का मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए। हिट एंड मिस का मतलब क्या होता है, ये हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए मैं रिसर्चर हूँ, मुझे रिसर्च करनी है, मुझे ये देखना है कि इस पर्टिकुलर शॉप से, ये जो पर्टिकुलर शॉप है, इस पर्टिकुलर शॉप से कितने पर्सन ऐसे हैं जो डव सोप यूज करते हैं। तो मैं क्या करूंगी, इस पर्सन से इंफॉर्मेशन लूंगी कि इस पर्सन को मैं पूछूंगी कि आप कौन सा सोप यूज करते हो। अगर इस पर्सन से मुझे रिस्पॉन्स नहीं मिला तो मैं इसको छोड़ दूंगी, मैं इसको मिस कर दूंगी एंड देन मैं दूसरे पर्सन को पकड़ लूंगी, मैं दूसरे पर्सन को हिट कर लूंगी, मैं दूसरे पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी, मैं उनसे पूछूंगी कि आप कौन सा सोप यूज करते हो। अगर इसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी तो मैं इस पर्सन को लूंगी। उसी तरीके से मैं किसी भी पर्सन को लूंगी, अगर मुझे जिस पर्सन से इंफॉर्मेशन मिल सकती है मैं उस पर्सन को लूंगी, अगर जिसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दिया तो मैं उसको छोड़ दूंगी, जिसने मुझे इंफॉर्मेशन दिया तो मैं उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करूंगी। तो ये होता है आपका हिट एंड मिस फैशन में अपने सैंपल्स को सिलेक्ट करना। सो इस तरीके से आप कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आपके सैंपल्स यूनिट्स को चूज करते हो। याद रखिएगा, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग को हम कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी कहते हैं। सो एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग में आप रैंडमली किसी भी पर्सन के पास जाओगे, आप बताओगे, उससे कहोगे कि आपको जैसे कोई भी टॉपिक पर अगर आप रिसर्च करो, जैसे मैंने यहाँ पर मुझे डव सोप पर रिसर्च करनी थी कि कितने लोग डव सोप यूज कर रहे हैं। सो मैं एक पर्टिकुलर शॉप में गई और मैं वहां से पर्सन से एक पर्सन से मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की। जिसने मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दी मैंने उसको मिस कर दिया, देन मैंने दूसरे पर्सन को ले लिया और मैं उनसे डेटा कलेक्ट करने लगी। तो ये होता है आपका एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो याद रखिएगा, एक्सीडेंटल सैम्पलिंग ज्यादातर आप मार्केटिंग में यूज करते हो। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन में से मेंबर्स को चूज करते हो। जैसे आपका पर्पस ये है कि मुझे स्मोकर्स पर स्टडी करना है, तो पॉपुलेशन में से आप सिर्फ ऐसे ही मेंबर्स को लेंगे जो स्मोकिंग करते हो, आप रैंडमली किसी भी लोग को नहीं लोगे, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग। सो ये होता है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। So this is the definition of accidental sampling, not purposive. Then option C stratified sampling. Stratified sampling में आप क्या करते हो, heterogeneous ग्रुप को homogeneous सब ग्रुप्स में डिवाइड कर कर एंड देन वहां से आप आपका सैंपल्स चूज करते हो रैंडमली। अगेन यहाँ पर आप कोई ग्रुप नहीं बना रहे हो, कोई हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पर दिस इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। उसी तरीके से प्रोपोर्शनेट सैम्पलिंग, जिसे हम कोटा सैम्पलिंग भी कहते हैं, कोटा सैम्पलिंग में भी आप क्या करते हो, बहुत लार्ज पॉपुलेशन होती है देन उसको ग्रुप्स में डिवाइड करते हो, देन अपनी कन्वीनियंस और जजमेंट के बेसिस पर पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सिलेक्ट करते हो। सो अगेन यहाँ पर ऑप्शन डी भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हियर दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वीनियंस और एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट, two-tailed hypothesis has rejection region on both sides. Second statement, one-tailed hypothesis has rejection on only one side. Which of the following statements are true?
सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दो स्टेटमेंट्स गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है कि दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें गिवन है कि टोटल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। सो यस, यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो, हम टेबल को रिफर करेंगे यहाँ पर, जहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस टेस्ट में सोचो दोनों भी साइड टेस्ट करते हैं ग्राफ के। ओके, लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। सो यहाँ पर टू टेल हाइपोथेसिस में दोनों भी साइड रिजेक्शन रीजन होता है। ओके, दैट्स व्हाई हियर फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, वन टेल हाइपोथेसिस जो होता है वहां पर रिजेक्शन रीजन सिर्फ एक ही साइड पर होता है। सो इट इज ऑल्सो करेक्ट, जहां पर हमें जैसे पता है वन टेल हाइपोथेसिस के दो टाइप होते हैं, लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस और राइट टेल हाइपोथेसिस। ओके, सो यहाँ पर आप टेबल में देखना है आपको लेफ्ट टेल हाइपोथेसिस, जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ लेफ्ट साइड पर टेस्ट करते हो, और राइट टेल हाइपोथेसिस जहां पर आप ग्राफ में सिर्फ राइट साइड पर टेस्ट करते हो। सो यस, वन टेल हाइपोथेसिस में रिजेक्शन रीजन जो होता है सिर्फ एक ही साइड होता है। दैट्स व्हाई हियर स्टेटमेंट 2 इज आल्सो करेक्ट। सो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ओके, नेक्स्ट, In case of positive skewed distribution, the extreme values lies in the। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपके जो एक्सट्रीम वैल्यूज है, ज्यादातर वैल्यूज किस रीजन में लाई करती है, कि लेफ्ट टेल में लाई करती है, राइट टेल में, मिडल में, या फिर कहीं भी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि इस डायग्राम को आपको याद रखना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम। एग्जाम में आपको इस डायग्राम का अगर आप याद रखोगे तो एग्जाम में आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस टॉपिक पे आपको एग्जाम में 1 और 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको ये डायग्राम प्रॉपरली याद करके अच्छी तरीके से याद कर जाना है। सो पॉजिटिव स्क्यू एंड नेगेटिव स्क्यू में हम डिफरेंस भी देख लेते हैं इसी डायग्राम में। तो आपको ये रिलेशन याद रखना है कि पॉजिटिव स्क्यू में आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन की जो टेल होती है ये लेफ्ट साइड में झुकी हुई होती है और नेगेटिव में राइट साइड पर। पॉजिटिव स्क्यू में जैसे मैंने आपसे कहा था, मोड की सबसे लोवेस्ट वैल्यू होती है, देन मीडियन एंड देन मीन। उसी तरीके से नेगेटिव में सबसे लोएस्ट वैल्यू होती है आपकी मीन, देन मीडियन एंड देन लास्ट इज मोड। अब इस क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि आपका जो पॉजिटिव स्क्यू है उसमें आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाई करती है, सो राइट टेल में। सो टेल क्या होता है, आपकी ये जो एंड पर लाई कर रही है, एंड पर जो लाई कर रही है उसे हम टेल कहते हैं। तो टेल आपका जो आप देख रहे हो यहाँ पर राइट साइड में ज्यादा झुका हुआ है, मतलब राइट साइड में जो आपका ज्यादातर डेटा, ज्यादातर वैल्यूज आपकी राइट साइड में लाई कर रही है, इसीलिए तो आपका जो मीन है ये इस रीजन में लाई कर रहा है। मतलब आपकी जो एवरेज वैल्यू है, मीन क्या होता है, एवरेज वैल्यू आपका इस रीजन में लाई कर रहा है। क्यों इस रीजन में आपका मीन लाई कर रहा है, बिकॉज इस रीजन में आपका ज्यादातर डेटा इस रीजन में, आपका एक्सट्रीम वैल्यूज आपकी इस रीजन में है। सो याद रखिएगा पॉजिटिव स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होती है वो राइट टेल पर प्रेजेंट होती है। उसी तरीके से नेगेटिव स्क्यू में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज होगी ये लेफ्ट साइड में, मतलब लेफ्ट टेल पर होगी। ओके, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो जो मीन है ये लेफ्ट साइड पर है, क्योंकि ज्यादातर आपका डेटा इस रीजन में है, इसीलिए मीन की मतलब एवरेज वैल्यू ज्यादातर इस रीजन में ही लाई कर रही है, इसलिए आपका मीन इस रीजन में फॉल कर रहा है। ओके, सो याद रखिएगा पॉजिटिव स्क्यू में आपकी जो एक्सट्रीम वैल्यूज, मतलब ज्यादातर वैल्यूज आपकी किस रीजन में लाई करेगी, राइट टेल। राइट टेल पर आपकी ज्यादातर वैल्यूज राइट टेल पर पॉजिटिव स्क्यू में लाई करेगी और नेगेटिव स्क्यू में लेफ्ट टेल पर। फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। पॉजिटिव स्क्यू में आपकी राइट टेल पर ज्यादातर वैल्यूज लाई करेगी। एंड thank you for watching this video. Good luck with your preparation and see you tomorrow with another video.